everyone. Today we are going to start the chapter second, Principles of Management. This is one of the most important chapter of the class 12th business studies. Okay. This chapter having the weightage of at least 10 marks. कम से कम ये चैप्टर 10 मार्क्स का है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है, तो चैप्टर सेकंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहले तो यहां पर देखो, यहां PLES है, पहले तो यही ध्यान रखना है. बहुत से स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो प्रिंसिपल में PAL लिख देते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा. प्रिंसिपल्स का मतलब सिद्धांत, कॉन्सेप्ट है ना. चलिए, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इस चैप्टर में अपन दो मैनेजमेंट थियरिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे. एक तो है हमारे हेनरी फेयोल और एक है FW टेलर. तो यहां पर हेनरी फेयोल जो मैनेजमेंट थियरिस्ट थे और जो FW टेलर जो मैनेजमेंट थियरिस्ट थे, दोनों प्रोमिनेंट, बहुत ही फेमस मैनेजमेंट थियरिस्ट हैं. इन्होंने जो भी हमें प्रिंसिपल्स दिए है ना, जो भी इन्होंने टेक्निक्स बताई है मैनेजमेंट की, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो हम सबसे पहले एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही फेमस मैनेजमेंट थियरिस्ट को स्टडी करने जा रहे हैं, हु इज द हेनरी फेयोल. राइट गाइस, हेनरी फेयोल. ओके, सो हेनरी फेयोल की अगर हम बात करें तो हेनरी फेयोल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. इट मे बी आस्क्ड इन योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. ये आपके बिजनेस स्टडीज पे प्रैक्टिकल का टॉपिक भी है और एक्सटर्नल इससे रिलेटेड कुछ चीजें पूछ सकता है. अपन थोड़ी बहुत वो डिस्कस कर लेते हैं. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. हेनरी फेयोल जो थे, बेसिकली हेनरी फेयोल को हम फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के नेम से भी जानते हैं. किस नेम से जानते हैं अपन? ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ, बोलो जल्दी से, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. हेनरी फेयोल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट दिखाई दे रहा है गाइस? हेनरी फेयोल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं. इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, उनको, इनके कंट्रीब्यूशन को अपन किस नाम से जानते हैं? इनके कंट्रीब्यूशन को हम जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज के नाम से, है ना. तो जनरल थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ये दो चीजें अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है ना. इनको अपन किस नाम से जाते हैं? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. ठीक है, और इन्होंने जो अपने प्रिंसिपल्स दिए हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसको अपन जानते हैं जनरल थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके. फिर अगर हम हेनरी फेयोल के बारे में बात करें तो हेनरी फेयोल जो थे, फ्रेंच नेशनलिस्ट थे, है ना. ये फ्रेंच मैनेजमेंट थियरिस्ट थे. कौन थे ये? फ्रेंच, यानी फ्रांस के रहने वाले थे. फ्रेंच मैनेजमेंट थियरिस्ट, है ना. सर वो अनुराग बोल रहा है, वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा. ओके, फ्रेंच मैनेजमेंट थियरिस्ट. अनुराग ज्वाइन नहीं हो पा, चलो अभी देखेंगे, है ना. फ्रेंच मैनेजमेंट या उसको ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स उसको मिल जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फ्रेंच मैनेजमेंट थियरिस्ट थे, उसको बोल देना. तो ये फ्रांस के रहने वाले थे. ही इज द फ्रेंच मैनेजमेंट थियरिस्ट. और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो अब मैं बताने जा रहा हूं वो क्या है? ही इज द फर्स्ट, ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने हमारे 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई किया था और डिफाइन किया था. 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी. ही इज द फर्स्ट वन, he is the first one who identified and defined the 4 functions of management: planning, organizing, directing and controlling. This is very interesting point in this. You might have not known about this.
So he is the first one है ना, ये पहले इंसान थे जिन्होंने who identified and defined four functions of management. MGMT में शॉर्ट में लिख रहा हूं, ही इज द फर्स्ट वन, ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने आपके 4 फंक्शंस जो है ना आपके पोस्ट डीसी, उनको आइडेंटिफाई किया, उनको डिफाइन किया. तो इट में बी आस्क इन द योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कि आप उन मैनेजमेंट थियरिस्ट का नाम बताओ जिन्होंने सबसे पहले ये जो आपके फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, इनको आइडेंटिफाई किया और डिफाइन किया. तो समटाइम्स अपन स्टक हो जाते हैं कि यार किसने आइडेंटिफाई किया, हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि अपन जनरली ऊपर ऊपर पढ़ते हैं कि 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए हैं, वही याद रहता है अपने को. नहीं, ये वो है जिन्होंने आपके जो 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है. अब आप कहोगे सर फंक्शंस तो 5 है, लेकिन गाइस उस टाइम क्या था, जो आपका स्टाफिंग वाला पार्ट था वो ऑर्गेनाइजिंग में ही इंक्लूडेड था. आपका जो स्टाफिंग वाला पार्ट था ना वो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ही इंक्लूड था, है ना. स्टाफिंग पहले सेपरेट नहीं था. ओके, तो स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग सेम ही था. तो फिर हमारे कितने फंक्शंस हुए, 4 हुए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ही स्टाफिंग आ गया, फिर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो ही इज द फर्स्ट पर्सन हु आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड ही लेड डाउन and developed 14 principles of management. हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे हमें. कितने प्रिंसिपल्स दिए इन्होंने, 14. F फॉर फेयोल, F फॉर 4 और F फॉर 14. एक बहुत अच्छा रिदम है इसमें. फेयोल किससे स्टार्ट होता है, F से, है ना. तो F फॉर फेयोल, फेयोल ने 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, सबसे पहले डिफाइन किया, और इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें बताए. और ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं एक मैनेजर के लिए गाइडलाइन का काम करते हैं. किसका काम करते हैं, ये एक मैनेजर के लिए गाइडलाइन का काम करते हैं. इसलिए इन्होंने जो प्रिंसिपल्स बताए वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं. कौन से नेचर के हैं बताओ जल्दी से. इन्होंने जो प्रिंसिपल्स बताए ना वो किस नेचर के हैं, जल्दी बताओ. एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं. एंड हिज प्रिंसिपल्स वर्क्स एज अ गाइडलाइंस फॉर अ मैनेजर. और इनके बताए हुए प्रिंसिपल मैनेजर्स के लिए एक गाइडलाइन का काम करते हैं. मैनेजर्स के लिए एक गाइडलाइंस का काम करते हैं कि हमें मैनेजर्स को एज अ मैनेजर उसको किस तरह से एक्ट करना चाहिए, किस तरह से वर्क करना चाहिए. ठीक है गाइस, तो ये हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया है हेनरी फेयोल का. हेनरी फेयोल कहां के रहने वाले थे, वो फ्रांस के रहने वाले थे. ही वॉज द फ्रेंच नेशनलिस्ट. ओके, ही वॉज द फ्रेंच मैनेजमेंट थियरिस्ट, है ना. वो एक माइनिंग इंजीनियर भी थे, ध्यान रखना. वो कौन थे, एक माइनिंग इंजीनियर थे हेनरी फेयोल. माइनिंग इंजीनियर थे, ये कोल माइंस में काम करते थे, कोल माइंस में मैनेजर थे. और इन्होंने उस कोल माइंस जो लॉस में चल रही थी उसको बहुत टॉप पे पहुंचाया. ठीक है. सो हेनरी फेयोल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए, जो भी इनका कंट्रीब्यूशन है, दैट इज नॉन एज जनरल थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. दैट इज नॉन एज जनरल थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. He was the French management theorist. फ्रांस के रहने वाले थे. He is the first person who identified and defined the 4 functions of management: planning, organizing, yes, और staffing उसी का पार्ट था, इसलिए सेपरेट नहीं बोलेंगे उसको. planning, organizing, directing and controlling. ओके, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया आप लोगों के लिए. And he laid down the 14 principles of management which is administrative in nature. सर क्या मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का, यानी ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गाइडलाइंस है. एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, मैनेजर्स. तो ये मैनेजर्स के लिए एज अ गाइडलाइंस का वर्क करते हैं. गेटिंग गाइस, बोलो जल्दी से. दिस इज इट. ओके, लेट्स स्टार्ट.
क्लियर है यहां तक? एनी डाउट इन दिस? हरी अप गाइस। नो सर। ओके, तो चलिए अब आ जाए अपन इन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे जल्दी से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इन्होंने जो हम पढ़ रहे हैं फेयोल को, हम जो स्टडी कर रहे हैं फेयोल को स्टडी कर रहे हैं। फेयोल को इतना याद रखने का इजी तरीका है, एफ फॉर फेयोल, और एफ मतलब फोर, एफ फॉर फोर। तो इन्होंने फोर तो फंक्शंस बताए थे मैनेजमेंट के, फोर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। He was the first person who defined four functions of management: planning, organizing, directing and controlling. Okay, and F for 14, F for 14, sorry, F for 14. Okay, तो he laid down the 14 principles of management. उन्होंने 14 principles of management बताए। ओके गाइस, गेटिंग माई पॉइंट? कितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए। चलिए अब हमारे कोर्स का क्या पार्ट है? वी हैव टू स्टडी दीज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एफ फॉर फेयोल, एफ फॉर फोर फंक्शंस, एफ फॉर 14, फेयोल फॉर 14, फोर फंक्शंस 14 प्रिंसिपल्स। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। ये 14 प्रिंसिपल्स को लर्न करने का मैं आपको एक बेस्ट तरीका बता रहा हूं, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रहा हूं। इन 14 प्रिंसिपल्स को अपने को सीक्वेंस में लर्न नहीं करना, आपको ये 14 प्रिंसिपल्स टिप्स पे होने चाहिए। तो उसका बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये 14 प्रिंसिपल्स टिप्स पे कैसे कर सकते हो। इसकी एक लर्निंग ट्रिक मैंने बना रखी है, और वो लर्निंग ट्रिक बहुत ही आसान है। वो लर्निंग ट्रिक है 10 आइडिया कोर्स। क्या है वो लर्निंग ट्रिक? 10 आइडिया कोर्स। ओके गाइस, 10 आइडिया कोर्स, दैट्स इट। अगर आप इस सेंटेंस को लर्न कर लेते हो, है ना, ये मेरा आइडिया है 10 आइडिया कोर्स, तो आपके 14 प्रिंसिपल्स इसमें इजीली कवर हो जाते हैं। आप एक सेकंड के लिए भी नहीं अटकोगे। ठीक है, अगर आपसे एक्सटर्नल या कोई भी पूछ ले कि 14 प्रिंसिपल्स के नेम बताओ, आप खटाखट खटाखट बोल सकते हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम इनको लर्न कर लेते हैं पहले 14 प्रिंसिपल्स को। तो सबसे पहले हम इसको अलग तरीके से याद करेंगे। तरीका क्या होगा? सबसे पहले हम यहां पे डी लेटर आ रहा है, तो गाइस ध्यान रखना, डी से जो है हमारे पास यहां पर डी है, यहां पर डी है, यानी डी से हमारे दो प्रिंसिपल बनते हैं, तो वो आपको याद होने चाहिए। डी से बनता है डिवीजन ऑफ वर्क, और डी से बनता है डिसिप्लिन। तो डी नाम के हमारे पास दो प्रिंसिपल है, डिवीजन ऑफ वर्क और डिसिप्लिन, राइट? ओके, देन डी के बाद आता है यू। तो यू से भी हमारे पास दो प्रिंसिपल है, यू नाम से भी दो प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ओके गाइस, तो फर्स्ट लेटर है हमारे पास डी। डी से दो प्रिंसिपल्स हैं, डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिसिप्लिन, राइट? ओके, नेक्स्ट है यूनिटी। इससे दो है हमारे पास, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, राइट? यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद एस आता है। सो एस लेटर से हमारे पास तीन प्रिंसिपल्स होंगे। कितने प्रिंसिपल्स होंगे गाइस? तीन प्रिंसिपल्स होंगे हमारे पास एस लेटर से। सबसे पहला होगा स्केलर चेन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्या होगा? स्केलर चेन। स्केलर चेन, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्केलर चेन, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल या सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट
टू जनरल इंटरेस्ट, राइट? So scalar chain, subordination of individual interest to general interest, and the last one is stability of personnel. ओके, ये एस नाम से हमारे पास तीन प्रिंसिपल्स हो गए, क्लियर? उसके बाद आता आई फॉर इनिशिएटिव, आई फॉर इनिशिएटिव। आई के बाद डी तो ऑटोमेटिक कवर हो गया, यहां पे डिसिप्लिन आ गया। ई फॉर इक्विटी, ई फॉर इक्विटी, इक्विटी मीन्स इक्वालिटी, ठीक है। ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेरे पास स्पेस कम है, नीचे आपको दिखेगा नहीं, तो या तो मैं यहां लिख देता हूं, है ना, ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, authority and responsibility, okay. C for centralization and decentralization, ठीक है ना, C for centralization and decentralization, राइट गाइस? यू ऑटोमेटिक कवर हो गया यहां पे, यूनिटी ऑफ कमांड या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में से कोई सा भी मान लो। आर फॉर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज, आर फॉर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज, ओके, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज, ओके। एंड ई से हमारे पास यहां पर दो चीजें आ जाएगी, इक्विटी एंड एस्पिरिट डे कॉप्स। ई से हमारे पास एक तो इक्विटी हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, एस्पिरिट डे कॉप्स। सेकंड हो गया हमारे पास एस्पिरिट डे कॉप्स। ये एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब होता है टीम स्पिरिट। एस्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब क्या हो गया, टीम स्पिरिट, एस्पिरिट डे कॉर्प्स, ओके। दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट कैन बी लर्न वेरी इजीली बाय दिस निमोनिक्स, है ना। ये जो एक्रोनिम मैंने आपके लिए बनाया है ये बहुत इजी तरीका है, 10 आइडिया कोर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक इसको याद करना। डी से हमारे पास दो प्रिंसिपल है, डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिसिप्लिन, डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिसिप्लिन। D for division of work and D for discipline. Division of work and discipline. First thing, division of work and discipline. Okay, D से। Next है U. U से हमारे पास U से भी दो पॉइंट बनेंगे, दो प्रिंसिपल्स हैं, यूनिटी ऑफ कमांड एंड C के बाद आता है D, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड और सी के बाद डी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यानी यूनिटी से दो प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। एस से हमारे पास तीन प्रिंसिपल्स हैं, एस से, ठीक है। स्केलर चेन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, राइट। And the last one is stability of personnel, stability of personnel, scalar chain, subordination of individual interest to general interest, and the last one stability of personnel, है ना। उसके बाद I for initiative, E से हमारे पास दो प्रिंसिपल्स हैं, कौन सा, इक्विटी एंड एस्पिरिट डे कॉप्स। से इट, इक्विटी, इक्विटी एंड एस्पिरिट डे कॉप्स, ठीक है। ए से ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी से सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, से इट अगेन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। ओ से ऑर्डर, ठीक है। हमने अगर ओ वाला नहीं लिखा तो अब हम लिख देते हैं ओ से ऑर्डर, ओ फॉर ऑर्डर, ओके ओके, है ना। यू ऑटोमेटिक हमारा कवर हो गया। यू से हमारे पास दो प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ कमांड और ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज, है ना।
एंड एस से हमारे पास तीन प्रिंसिपल थे, हमने पहले डिस्कस कर लिए। एस फॉर स्केलर चेन, एस फॉर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, एंड ई फॉर, हमने पहले डिस्कस कर लिया, ई से हमारे पास दो पॉइंट है, इक्विटी, एस्पिरिट, डे कॉप्स। क्या गाइस आपको ये याद हुए? जल्दी बताओ 14 प्रिंसिपल्स, जल्दी से बताओ। हाँ सर। है ना? तो इसका स्क्रीन, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे भी सेंड कर देना प्लीज आप लोग। ये स्क्रीनशॉट आप मुझे भी सेंड कर देना, है ना? एंड चित्रा इसको हॉरिजॉन्टली लेना स्क्रीनशॉट, वर्टिकल मत लेना, ठीक है? ओके गाइस, चलें आगे, बोलो जल्दी से फटाफट से। हाँ सर। ओके, तो एक बार मैंने बता दिया, डी से हमारे पास दो नाम है, डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन। यू से हमारे पास अगेन दो नाम है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एस से तीन नाम है, स्केलर चेन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, एंड स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्केलर चेन, सबऑर्डिनेशन, स्टेबिलिटी, ओके, इनिशिएटिव, इक्विटी एंड एस्पिरिट डे कॉप्स मींस टीम स्पिरिट। एस्पिरिट डे कॉप्स का मतलब क्या होता है? दिस इज द फ्रेंच फ्रेज जिसका मतलब होता है टीम स्पिरिट, एंड रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉइज एंड ऑर्डर। ओके, दैट्स इट। चलिए गाइस, सो अब हम 14 प्रिंसिपल्स को एक बार रिपीट करते हैं फटाफट से। डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, आप चेक करना, डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, यू फॉर यूनिटी ऑफ कमांड, है ना? अब एक यू से और आएगा यहां पर, ये हो जाएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। D for division of work, U for unity of command, S for scalar chain, S for subordination of individual interest to general interest, I for initiative, D for discipline, क्योंकि D से दो पॉइंट थे, डिवीजन ऑफ वर्क यहां हो गया तो ये डिसिप्लिन हो गया। E से दो पॉइंट है, यहां पर कौन सा ले लो आप, कोई सा भी ले लो आप, यहां पर इक्विटी ले लो तो यहां पर ले लेना एस्पिरिट डे कॉप्स। ओके, A for authority and responsibility, C for centralization, decentralization, O for order, okay, U for, हमने U यहां पर लिया था, ये था यूनिटी ऑफ कमांड, ये आ जाएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। R for remuneration to employees, S for, बोलो S हमने कौन कौन सा ले लिया? S यहां पर दो है, एक स्केलर चेन ले लिया, एक हमने सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट ले लिया। तो यहां पर एस कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा यहां पर एस? बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, एंड ई फॉर एस्पिरिट डे कॉप्स। ये 14 प्रिंसिपल आपके इजीली कवर हो गए। बोलो गाइस जल्दी से, समझ आया? सो दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स, है ना? अब हम इन प्रिंसिपल्स को शॉर्ट में आज, है ना, थोड़ा सा हम इनका ब्रीफ डिस्कशन लेंगे अभी, है ना, और फिर आफ्टर दिस लेक्चर हम वन बाय वन इन सारे प्रिंसिपल्स को इन फुल फ्लेजेड डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इनका ब्रीफ एक थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, देन वन बाय वन हम इनको फुल डिटेल से लेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले यहां पे लेते हैं डी। डी से डिवीजन ऑफ वर्क। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क, है ना? तो गाइज इसमें क्या लिखना है? इसमें कुछ नहीं लिखना गाइज, आप इसको उल्टा ट्रांसलेट करो। वर्क डिवीजन, यानी वर्क को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि एक मैनेजर को सारा काम किसी एक जने को हैंडओवर नहीं करना चाहिए, उस वर्क को क्या कर देना चाहिए? छोटे छोटे वर्क्स में, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देना चाहिए, और फिर अलग अलग इंडिविजुअल्स को, अलग अलग वर्कर्स को असाइन करना चाहिए। तो डिवीजन ऑफ वर्क नाम से ही पता चल रहा है कि भाई डिवाइड कर दो किसको? वर्क को। क्योंकि एक आदमी पे अगर सारा बर्डन आएगा तो वो आदमी ना तो हर काम करने में एक्सपर्ट है और ना वो इतना बर्डन बेयर कर पाएगा, है ना? इसलिए बजाय पूरा काम किसी एक आदमी को हैंडओवर करने के, आप अपने वर्क को क्या करो? यस, आप अपने वर्क को डिवाइड कर दो, और डिवाइड कर दो इसको छोटे छोटे टास्क में, और फिर हर टास्क को एक इंडिविजुअल को असाइन कर दो अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट। ओके, दिस इज द डिवीजन ऑफ वर्क। बोलो क्लियर जल्दी गाइस, फिर हम डिटेल से और डिस्कस करेंगे, हम इसका सेकंड राउंड के अंदर इसको फुल फ्लेजेड डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो डिवीजन ऑफ वर्क यानी वर्क शुड बी डिवाइडेड into the small task and each task should be assigned to an individual according to his interest, according to his qualification. That's it. चलिए नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है? कमांड का मतलब क्या होता है गाइस, बताओ फटाफट से। कमांड का मतलब होता है ऑर्डर देना।
यूनिटी ऑफ कमांड, है ना। कमांड का मतलब होता है ऑर्डर देना, तो इसमें ऑर्डर के बारे में लिखना है कि जो एम्प्लॉइज हैं उनको एट ए टाइम एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए और वो उसी सुपीरियर के लिए एट ए टाइम अकाउंटेबल होना चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉय को एक से ज्यादा बॉस से, बॉस 1, बॉस 2, बॉस 3, अगर किसी एम्प्लॉय को एक से ज्यादा बॉस से एक साथ ऑर्डर मिलेगा तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, मैं किसका ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट करूं और किसका नहीं करूं। बताओ होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। तो क्या कहा है कि जो सबऑर्डिनेट है, कौन है? जो सबऑर्डिनेट है, जो वर्कर है, ही शुड गेट द ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली एट अ टाइम। एट अ टाइम लिखना जरूरी है कि एक समय में उसको एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए और वो उसी के लिए क्या होना चाहिए? अकाउंटेबल होना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है ना, कि सबऑर्डिनेट शुड रिसीव द कमांड, द ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर at a time and he should be accountable to that superior at a time. He should not get order from more than one superior at a time. If he gets order from more than one superior, he will get confused that whose order should be executed first. Right? चलिए याद हो गया? बोलो गाइस जल्दी से। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ऑर्डर। मैनेजर को क्या सिखाया जा रहा है? यहां मैनेजर को बताया जा रहा है कि आप अपने सबऑर्डिनेट को एक बार में एक ही बॉस ऑर्डर देगा और वो सबऑर्डिनेट उसी के लिए अकाउंटेबल होगा। एट अ टाइम एक से ज्यादा बॉस इसको ऑर्डर नहीं देंगे। राइट? सो मैनेजमेंट के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, 10 आइडिया कोर्स, है ना, ये 14 प्रिंसिपल्स एक मैनेजर के लिए गाइडलाइन है कि हाउ टू एडमिनिस्ट्रेटिव, उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव होना, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, हाउ टू डू द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये मैनेजर के लिए स्पेशली गाइडलाइंस है। चलिए यूनिटी ऑफ कमांड। इसके बाद आ जाते हैं हम एस पे। S4 क्या होता है गाइस? जल्दी बताओ। S4 सेट S4 यस स्केलर चेन। S4 स्केलर चेन, है ना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक and certainly will come in the examination. ये आपके हर एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछते हैं स्केलर चेन। राइट गाइस? स्केलर चेन। तो स्केलर चेन का मतलब हो गया चेन ऑफ ऑथोरिटी। क्या हो गया? चेन या लाइन ऑफ ऑथोरिटी। चेन या लाइन ऑफ ऑथोरिटी। स्केलर चेन का मतलब हो गया कि इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ लाइन ऑफ अथॉरिटी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, एक हायरार्की होती है, एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट का एक क्रम होता है कि ये टॉप पे, फिर उससे नीचे ये, फिर उससे नीचे ये, फिर उससे नीचे नहीं। तो इस, है ना, टेलर का कहना, सॉरी फेयोल का कहना था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लाइन ऑफ, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, एक चेन ऑफ अथॉरिटी होती है दैट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सबसे पहले हाईएस्ट लेवल पे जैसे ए है, फिर ए से नीचे बी है, बी से नीचे सी है, सी से नीचे डी है, इस तरह से। तो फेयोल का क्या कहना था? फेयोल का कहना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है। सबसे टॉप पे जैसे मान लो यहां पर ए है, फिर उसके नीचे यहां पर मान लो बी है, या इधर ले लेते हैं अपन, ए है, उसके नीचे मान लो बी है, यहां पर सी है, यहां पर डी है और यहां पर ई है ना। तो अब यहां पर क्या है? यहां पर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता, है ना। तो फेयोल का ये कहना था कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी मैनेजर किसी दूसरे मैनेजर को एक डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकता, या कोई भी इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल को डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकता। अगर सी, है ना, अगर सी मान लो ए से कांटेक्ट करना चाहे तो सी ए से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता। पहले वो किसको? बी को इंफॉर्मेशन देगा और बी फिर ए को इंफॉर्मेशन देगा, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट हो, सपोज आप यहां पर एक स्टूडेंट हो, क्या आप आपके डायरेक्टर सर, जो स्कूल के डायरेक्टर होते हैं, जो स्कूल के सेक्रेटरी होते हैं, विच इज द टॉप मैनेजमेंट, क्या आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो क्या? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को कन्वे करोगे अपने क्लास टीचर से, क्लास टीचर कन्वे करेगा कोऑर्डिनेटर से, कोऑर्डिनेटर कन्वे करेगा प्रिंसिपल से, एंड फिर प्रिंसिपल वहां पर, है ना।
तो इन्होंने कहा कि एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, एक चेन ऑफ अथॉरिटी होती है दैट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, है ना, इट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए वाइल डूइंग द फॉर्मल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के टाइम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। बट इन्होंने ये भी कहा था कि इमरजेंसी केस के अंदर, है ना, अगर कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। इसको क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी दे कैन कांटेक्ट डायरेक्टली एंड दे कैन ब्रेक द चेन, दिस इज कॉल्ड गैंग प्लैंक। क्लियर गाइस? स्केलर चेन सेकंड राउंड में फिर अपन फुल डिटेल से ले लेंगे। तो स्केलर चेन का क्या मतलब हुआ? ये गैंग प्लैंक बीट। यस यस से इट। सर ये जो गैंग प्लैंक है, हाँ हाँ ये B2D भी तो हो सकता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, B2D भी हो सकता है, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है और कोई भी। डायरेक्ट E2A। हाँ कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, ओके, दिस चेन कैन बी ब्रोकन इन केस ऑफ इमरजेंसी, दिस इज नॉन एज गैंग प्लैंक। ओके, नेक्स्ट आते हैं, यहां पर हमने देखा, क्या देखा हमने फटाफट से? स्केलर चेन, और स्केलर चेन में डायग्राम बनाना बहुत कंपलसरी है, ये आपको ट्राइंगल से समझाना पड़ेगा इसको, है ना, गैंग प्लैंक और इनको, तब फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्केलर चेन के बाद एस। अब एस बताओ क्या लेवें, बताओ एस क्या लेवें? एस हम एक काम करते हैं, यहां पर स्टेबिलिटी ले लेते हैं, एस फॉर क्या ले लेते हैं यहां पर? एस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब गाइस पर्सनल का मतलब क्या होता है? पर्सन्स, एम्प्लॉइज, इंडिविजुअल्स, वर्कर्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। और स्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि वो टिक कर काम करे, एक स्टेबिलिटी के साथ काम करे। तो मैनेजर को गाइड कर रहे हैं फेयोल साहब का ये कहना था कि एक मैनेजर को ये इंश्योर करना चाहिए कि उसके वहां पर वर्कर एक मिनिमम टेन्योर को कंप्लीट करे। किसको कंप्लीट करे जल्दी बताओ? मिनिमम 10। मिनिमम टेन्योर का मतलब मिनिमम टाइम को कंप्लीट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एम्प्लॉय आ जाए और 2 महीने बाद भग गया, फिर कोई नया आएगा, काम सीखेगा, और फिर जब काम सीख जाएगा तो फिर मैनेजर ने होशियारी कर दी, कुछ डेढ़ होशियारी कर दी, कुछ परेशान किया उसको, वो फिर भग गया। तो ऐसे अगर हमारा वर्कर्स टर्नओवर ज्यादा होगा तो कंपनी को ही नुकसान होगा, ऑर्गेनाइजेशन को ही नुकसान होगा। उसका रीजन है ना, कि नया आदमी जब आएगा तो एक तो उसको रिक्रूट करने में, सिलेक्ट करने में, ट्रेनिंग में टाइम भी खर्च होगा और पैसा भी खर्च होगा। फिर उसके बाद जब वो एक बार काम सीखेगा तो सीखने में भी उसको टाइम लगेगा। सेकंड चीज है, उसके बाद अगर उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो दोबारा हमें आदमी ढूंढने में टाइम लगेगा। तो कुल मिला के ये वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी प्रूव होगा। ठीक है, तो हमें किसका क्या एफर्ट करने चाहिए? हमें एफर्ट करने चाहिए कि कोई भी एम्प्लॉय एक मिनिमम टेन्योर को कंप्लीट करे, एंड वर्कर्स टर्नओवर शुड बी क्या होना चाहिए? मिनिमाइज्ड। वर्कर्स टर्नओवर क्या होना चाहिए? बताओ 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 गाइस। वर्कर्स टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? आना जाना, है ना। तो वर्कर का आना जाना कम होना चाहिए। आने जाने का मतलब ऐसा नहीं कि वर्कर छोड़ के जल्दी चले जाते हैं, है ना, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स क्या कहता है कि मैनेजमेंट शुड एंश्योर द मिनिमम टेन्योर फॉर द एम्प्लॉइज, है ना, एंड वर्कर्स टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड। वर्कर का टर्नओवर क्या होना चाहिए? मिनिमाइज्ड होना चाहिए। वर्कर टर्नओवर का मतलब होता है वर्कर्स का छोड़ के जाना, है ना, काम छोड़ के चला जाना, जॉब छोड़ के चला जाना, वो सबसे कम होना चाहिए हमारी कंपनी में। ठीक है, और इसको बेस्ट लाइन में यहां पर लिख रहा हूं, ये लाइन पकड़ लेना, देयर शुड बी नो फ्रीक्वेंट, बताओ, देयर शुड बी नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड टर्मिनेशन। देयर शुड बी नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड टर्मिनेशन। ये सबसे बेस्ट लाइन है, इसको याद रखने की, कि हमारे एम्प्लॉइज का जल्दी बार बार फ्रीक्वेंटली ना तो ट्रांसफर करना चाहिए हमें, और ना उनको टर्मिनेट करना चाहिए, ना उनको नौकरी से हटाना चाहिए, तब उनकी स्टेबिलिटी होगी। अगर आप आपके एम्प्लॉइज को बार बार हटाओगे, नया एम्प्लॉइज ढूंढने में आपका एफर्ट्स भी लगेगा, आपका टाइम भी लगेगा, आपका मनी भी वेस्टेज होगा, और फिर उसको काम जब सिखाओगे वो काम सीखेगा, उसमें भी टाइम वेस्ट होगा, और फिर क्या पता कि वो स्टेबिलिटी
रहे या नहीं रहे, वो वापस टिक के काम करे या नहीं करे, या वो भी छोड़ के भग जाएगा, ठीक है। तो आपको इन 3 चीजों के बारे में एफर्ट करना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या कहता है, मिनिमम टेन्योर एंश्योर करो कि कम से कम इतना टाइम तो हर आदमी अपने ऑर्गेनाइजेशन में टिक के काम करे ही करे। वर्कर टर्नओवर को मिनिमाइज करने की कोशिश करो, एंड देयर शुड बी नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड टर्मिनेशन, टी, देयर शुड बी नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड टर्मिनेशन, किसी का बार बार ट्रांसफर मत करो और ना ही किसी को बार बार टर्मिनेट करो। बोलो क्लियर है गाइस? हेलो, है ना? तो ये वाला हो गया हमारा। तो ये अब नेक्स्ट हम करते हैं इनिशिएटिव, आई फॉर इनिशिएटिव, ठीक है। तो चलिए ये बाकी वाला पोर्शन अपन कल कंप्लीट करेंगे, इस वाले को यहां से लेके यहां तक कल वाली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना इनफ है ना? और ये वीडियो आई थिंक रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, अगर अच्छा लगे तो वहां पे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। और एक बार ये जो वीडियो है 1-2 आवर्स में शायद प्रोबेबली आपके इसी पे अपलोड हो जाएगा, आप इसी के अंदर जाके देख लेना, है ना। दैट्स इट गाइस, ओके बाय। थैंक यू सर।